हेलो नीट एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम पहला जो हम चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो सीरीज़ है, इसमें हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। आई एम मोहम्मद शाकिब, आई एम फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। एंड पहला जो चैप्टर है हमारा वो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में छोटा सा चैप्टर है। एंड इससे जो है ना क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, सर्टन रीजन वाले टाइप नहीं पूछे जाते, मेनली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो है वो पूछे जाते हैं इनसे। तो छोटा सा चैप्टर है, आपके 2 क्वेश्चन आसानी से यहाँ से बन जाते हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा सा इस पर फोकस करना, ध्यान से देखना। हम यहाँ पे चीज़ों को समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मतलब देखो, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट स्किप करेंगे, सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। जो जो हाईलाइट किए गए पॉइंट्स, उन्हीं पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, समझना है, और साथ में उन पॉइंट्स को आपको खुद के जो बुक है ना उसमें भी आप साथ साथ हाईलाइट करते चलना और चीज़ों को समझते चलो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर हमारा वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हमें साइंटिस्ट पे थोड़ा सा फोकस करना है, बिकॉज अभी कुछ सालों के अंदर जो है ना कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं जिसमें साइंटिस्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें लाइक अगर हम सबसे पहले देखो, जो एंड्स जो मेयर थे उनके बारे में कि उन्हें 20 सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बनता है कि इन्हें 20 सेंचुरी का डार्विन कहते हैं। और सेकंड जो क्वेश्चन इनसे बनता है कि इन्होंने जो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का जो डिफिनीसन दिया था ना वो अभी करेंटली एक्सेप्टेड है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला कि 20 सेंचुरी का डार्विन किसे कहते हैं, और सेकंड की जो बायोलॉजिकल जो स्पीसीज़ का जो डिफिनीसन दिया था जो करेंटली एक्सेप्टेड है अभी, वो किसने दिया था, तो मेयर ने दिया था। तो ये 2 आपको ध्यान रखने हैं इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट बाकी आपका ये जो पूरा कंटेंट है ये इससे कोई मतलब इसमें क्वेश्चंस आपके नहीं बनते। ठीक है, सो हम नेक्स्ट हम मूव करेंगे। जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि अभी तक जो टोटल नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ जो डिस्क्राइब हुई हैं ना वो आपकी 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ है। तो ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ द स्पीसीज़ विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड सो फार दे आर इन द 1.7 टू 1.8 मिलियन रेंज। और ये जो टोटल नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ हैं जो इस प्लैनेट के ऊपर पाई जाती हैं, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करती हैं, दे रिप्रेजेंट द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब, बायो का मतलब क्या हो गया, लाइफ, एंड डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन। तो जो हमें लाइफ के वेरिएशंस हमें जो देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरह की जो स्पीसीज़ हमें देखने को मिल रही है ना, यही आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट द number and the type of the organisms which are present on this planet or present on this earth. Okay, फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर पे आते हैं, मतलब कि हम टैक्सोनॉमी के बारे में अब देखेंगे। इसमें इसके बाद जो आपके जो मतलब पॉइंट्स है वो टैक्सोनॉमी से रिगार्डिंग है। तो टैक्सोनॉमी में सबसे पहला पॉइंट जो आपको एनसीईआरटी के अंदर जो फोकस करना है वो यह है, देखो मैंने जो पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं ना, आप अपने एनसीईआरटी के अंदर वो पॉइंट्स को, मतलब जो जो मैं पॉइंट्स हाईलाइट मैंने किए उसको आप हाईलाइट करते चलना। ऑलरेडी अगर हाईलाइटेड है तो उसको आप किसी पेंसिल से या ब्लू मतलब कोई भी पेन से उसको फर्दर हाईलाइट कर देना, एंड उन पॉइंट्स को आप अभी समझते चलो। ये पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो अभी आपको जो है ना इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, समझने पर फोकस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेन क्या होता है कि आप चीज़ों को समझे रहोगे ना तो वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे। ठीक है, फिर आप एग्ज़ाम में अगर स्टेटमेंट को अगर मॉडिफाई किया जाता है ना तो फिर वहाँ पे आपकी गलती नहीं होती है। ओके, सो नेक्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है कि जो लोकल जो नेम्स जो होते हैं ना, ये एक्चुअली प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, इवन विद इन द कंट्री। आप एक अगर देश में भी जाते हो तो वहाँ पर भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हो ना, तो जो बहुत सारे मतलब कि ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके नेम जो होते हैं ना वो प्लेस टू प्लेस जो है वो वेरी करते हैं। तो इस वजह से जो है ना, लाइक इंडिया में कोई ऑर्गेनिज्म है उसको किसी और नाम से बुलाया जाता था, बाहर के जैसे लाइक अमेरिका में कोई और नाम, ऑस्ट्रेलिया में कोई और नाम, यूके के अंदर कोई और नाम। तो अलग अलग प्लेस पे उस जो ऑर्गेनिज्म के जो नेम है वो वेरी करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। तो इसको करेक्ट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए जो है ना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके नेमिंग को स्टैंडर्डाइज किया गया, मतलब कि एक स्टैंडर्ड वे में उनकी नेमिंग की गई,
तो ये जो आपका ओवरऑल जो प्रोसेस होता है, सो द प्रोसेस बाय विच अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। मतलब कि वह प्रोसेस जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड, आप दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ, उसको उसी नेम से जाना जाता है, सेम नेम से जाना जाता है। तो ये जो प्रोसेस है यह आपका नोमेनक्लेचर कहलाता है। ओके, तो नोमेनक्लेचर एक्चुअली कब पॉसिबल होगा? जब हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होगा, तभी तो आप उसको नेमिंग कर पाओगे ना। तो नोमेनक्लेचर इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू डिस्क्राइब्ड द ऑर्गेनिज्म करेक्टली। मतलब कि यू नो व्हाट द ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली वो ऑर्गेनिज्म है क्या, आप उसको जानते हो, तभी तो आप उसको डिस्क्राइब करे हुए हो, तभी तो आप उसकी नेमिंग कर पाओगे। तो ये प्रोसेस जो है जिसमें हम डिस्क्राइब्ड कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, ये आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको फोकस करना है जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में लाइक एसर्शन रीजन वाले आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहाँ पे जैसे आपको एसर्शन में दिया जाएगा कि जो लोकल नेम्स जो होते हैं, एसर्शन में दिया जाएगा कि जो लोकल नेम्स जो होते हैं दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन द कंट्री एंड सो, उसके बाद आपको रीज़न में लाइक अगर दे दिया जाए, या फिर आप इसको मॉडिफाई कर लेना कि यहाँ पे कि एसर्शन के अंदर ये आपको लिखा जाए कि स्टैंडर्डाइज, वी हैव स्टैंडर्डाइज द व्हाट नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम के लिए एक स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया। और रीज़न में क्या दिया गया कि लोकल जो नेम्स होते दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो क्या यहाँ पे आपका एसर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। और क्या रीज़न एक्सप्लेनेशन है? तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखिए ऐसे ही आपको यहाँ पे एसर्शन रीज़न मतलब दिए जाते हैं। एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को एक टैकल करने का एक जो बेस्ट जो तरीका जो होता है, जो मैंने अपने टाइम पे मतलब लाइक फॉलो किया था, कि जब भी आपको एनसीईआरटी के लगातार वाले कंजिक्यूटिव मतलब पैराग्राफ के या स्टेटमेंट्स आपको दिए जाते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द केस के अंदर अगर वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो वहाँ पे रीज़न जो है आपका वो एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है। तो यहाँ पे एसर्शन में क्या बोला गया कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेम को क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोकल नेम के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, तो रीज़न यही था, तभी तो हमने उसको स्टैंडर्डाइज किया ना। तो इस वजह से यहाँ पे एसर्शन जो होगा वो मतलब करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द एसर्शन। तो यहाँ पे आपका एक एसर्शन रीज़न क्वेश्चन बनता है, इस वजह से मैंने सोचा बता दो आपको। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम के अंदर जो है ना क्वेश्चंस जो है आपके फ्रेम किए जाते हैं। और अभी जो आपका लाइक प्रीवियस ईयर से जो पैटर्न बना है ना वो ऐसा ही है। अब डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम के अंदर, थोड़े से आपको ध्यान देने होंगे। तो इस वजह से ना आप चीज़ों को समझते चलो, एक एक पॉइंट को समझते चलो। देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है ना आप 35 मिनट के अंदर में इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लोगे पूरे अच्छे से समझ के। अगर आप ध्यान से अगर फोकस करके अगर देखोगे वीडियो को तो आप 30 to 35 मिनट के अंदर में पूरा अच्छे से आप समझ जाओगे। इस वजह से आपको पूरा फोकस करना है समझने पे, चीज़ों को समझो। और बाकी जो मैंने मार्क किए पॉइंट्स जहाँ पे लाइक मुझे लग रहा है कि सर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, तो वो मैंने वहाँ पे मार्क कर दिए। तो ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन की मतलब कि हमने पहले किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? नोमेनक्लेचर किया। अब यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर हम करते हैं तो उसके लिए सेट ऑफ रूल तो होने चाहिए। कोई भी अगर आप प्रोसेस करते हो, कोई भी अगर आप काम करते हो, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक रूल का सेट होना चाहिए ना, सो दैट आप उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर पाओगे। तो उसी लिए जो प्लांट्स जो थे उनकी नेमिंग करने के लिए जो क्राइटेरिया जो रूल्स बनाए गए उसे हम बोलते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ICBN जो है ना ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि ये सेट ऑफ रूल्स है। एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक आपके पास एक गाइड हो गया जिसमें हम प्लांट्स की नेमिंग कैसे करनी है वो सब इसमें दिया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो इम्पॉर्टेंट है। ICBN का फुल फॉर्म क्या है आपका? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। उसी तरह एनिमल्स जो थे उनके लिए दिया गया ICZN। ये किसके लिए? एनिमल्स के लिए। तो एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कभी कभी। प्लांट्स के लिए क्या होते हैं? ICBN, और एनिमल्स के लिए क्या है? ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर या ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
ओके, बहुत बार कंट्रोवर्सरी आता है कि ऑफ या फॉर में, तो उतना ज़्यादा वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो उसको आप उसमें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दो, उतना ज़्यादा मतलब डीप में मतलब लाइक वो उसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि एनिमल के लिए ICZN एंड प्लांट्स के लिए ICBN होती है। ओके, अब आता है कि जो साइंटिफिक जो नेम है उसके हमने जो साइंटिफिक हमने नेमिंग की है उसके क्या फ़ायदे हैं। तो साइंटिफिक नेम का पहला फ़ायदा ये है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म को अब सिर्फ एक ही नाम मिलेगा और उसी एक नाम से उसको थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है जाना जाएगा। और सेकंड उसका क्या बेनिफिट है कि इट ऑल्सो इंश्योर दैट सेम नेम हैज़ नॉट बीन गिवन टू एनी अनदर ऑर्गेनिज्म। पहला क्या है कि उस ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक नेम मिल गया। सेकंड थिंग कि वह नेम किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, तो इससे जो है ना वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फ़ायदे हैं साइंटिफिक नेम के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अब हम नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि जो हम नेमिंग करते हैं बेसिकली नोमेनक्लेचर जो हम करते हैं, वो जो हम अभी करेंटली जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ना, दैट इज़ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में बाई वर्ड हमने यूज़ किया। बाइनोमियल मतलब बाई का मतलब कि टू कंपोनेंट होता है। तो हर एक नेम में जो होगा टू कंपोनेंट होगा। उसमें पहला कंपोनेंट जेनेरिक नेम होगा और सेकंड कंपोनेंट जो है वह स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो इस सिस्टम को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कहते हैं और इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लीनियस ने। लीनियस ने सबसे पहले इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और ये एग्ज़ाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू कंपोनेंट किसने इंट्रोड्यूस किया, तो लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था, करेक्ट। अब हम आगे देखेंगे, जैसे हमने एक मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है उसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। पहले हम उसके सर्टेन रूल्स के बारे में हम समझते हैं। सर्टेन रूल्स होते हैं उसके। पहला ये कि जो बायोलॉजिकल जो नेम होगा वो ऑलवेज लैटिन लैंग्वेज में होगा, ठीक है। लिखा किस में जाएगा, इटैलिक्स के अंदर होता है, किस में, लैटिन में, और लिखा किस में जाता है, इटैलिक्स में। तो पहली बात आती है यहाँ पे पॉइंट, पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर लैटिन में बायोलॉजिकल नेम्स क्यों होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि लैटिन जो है ना वो एक डेड लैंग्वेज है, इसके साइनोनिम्स वगैरह नहीं होते, तो इस वजह से जो है इसको यूज़ किया जाता है लैटिन लैंग्वेज को। ओके, तो इटैलिक्स में लिखा जा रहा है एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग द लैटिनाइज्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन ऑलवेज आपको ध्यान रखना है क्या होगा, लैटिन, ऑलवेज लैटिन ओरिजिन। लिखा किस में जाएगा, इटैलिक्स में। अब इसमें पहला जो वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। अब बताया कि मान लेते हैं हम हैंड रिटन, हम जैसे नाम लिख रहे हैं हम हाथों से, तो साइंटिफिक नेम, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वेन एवर इट इज़ हैंड रिटेन इट बोथ कंपोनेंट्स आर सेपरेटली अंडरलाइन। ये इंपॉर्टेंट है, हम एक साथ अंडरलाइन नहीं करते हैं। लाइक अगर आप मैंजीफेरा इंडिका लिखते हो तो सेपरेटली आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा दोनों को, तो ये इसका रूल है। और जब भी प्रिंट किया जाएगा वो इटैलिक्स में प्रिंट होगा टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ओरिजिन हमेशा लैटिन में ही होगा, ध्यान रख। बहुत बार स्टेटमेंट में कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है ना तो लिख दिया जाता है कि टू इंडिकेट देयर इटैलिक ओरिजिन। तो ओरिजिन ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज वो लैटिन में होगा, चाहे वो हैंड रिटेन हो, चाहे वो प्रिंटेड हो, वॉट एवर फॉर्म में दिया जाए, ऑलवेज दे इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ये ध्यान रखना आपको। तो जब भी हमें लिखना होगा या प्रिंट करना होगा तो वो इटैलिक्स में होगा। जब भी हैंड रिटेन वर्ड यूज़ करें, हैंड रिटेन, तो उसके लिए ध्यान रखना आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ओके, देन उसके बाद आता है कि जो हम जीनस हमने लिखा था उसका देख सकते हो आप, पहला जो यहाँ पे है ये कैपिटल लेटर में है। तो पहला जो जीनस का वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर से होता है और स्पेसिफिक एपिथेट का स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो ये बेसिक कुछ रूल्स होते हैं जो हम नोमेनक्लेचर सिस्टम में हम फॉलो करते हैं। इसके बाद एक और रूल है कि अगर कोई मान लेते हैं किसी साइंटिस्ट ने कोई प्लांट जो है उसकी नेमिंग की, या फिर हम उनके ऑनर में हम उनकी उस प्लांट की हम नेमिंग करना चाहते हैं, तो जब भी हमें ऑथर के नेम को ऐड करना होता है, साइंटिस्ट के नेम को ऐड करना होता है, तो इट इज़ ऑलवेज एडेड आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये ध्यान रखना है कि नेम ऑफ द ऑथर जो होगा या नेम ऑफ द साइंटिस्ट जो होगा, इट विल ऑलवेज अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। और किस फॉर्म में होता है,
एब्रिविएटेड फॉर्म में होता है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐड करना होता है। तो करेक्ट जो नेमिंग होता है मैंगो का वो होता है मैंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, ये जीनस हो गया स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर, ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइंड। ठीक है, नहीं भी होगा तो एग्जाम में आपको वहाँ पे ऐसे इटैलिक्स फॉर्म में प्रिंटेड आएगा। ठीक है, और ये लास्ट में ऑथर नेम जो कि हमने लीनियस पूरा नहीं लिखा, बस ली ने लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है और स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखना होता है। तो ये आपका करेक्ट बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर हो गया मैंगो का। ठीक है, तो यहाँ तक आपका बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में था बेसिक। ओके, नेक्स्ट जो होता है कि क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखो अगर हम देखें अभी हमने पढ़ा था कि 1.7 से 1.8 मिलियन जो स्पीसीज़ जो है दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड सो फार। उससे भी ज़्यादा भी बहुत स्पीसीज़ है जो इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। अब इतने सारे स्पीसीज़ को स्टडी करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन। अगर मान लेते हैं कि कोई चाहता है किसी ऑर्गेनिज़म की, मान लो उसको कोई नया ऑर्गेनिज़म मिला, अब उसे पता नहीं है कि ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुका है या नहीं हो चुका है, उसके लिए पूरे उतने मिलियंस स्पीसीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी कम्बरसम प्रोसेस ना। इस वजह से क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मतलब कि कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि किसके बेसिस पे, तो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होने चाहिए। तो एग्ज़ाम में मॉडिफाई कर दिया जाएगा स्टेटमेंट को एंड वहाँ पे लिख दिया जाएगा स्टेटमेंट में कि क्लासिफिकेशन इट इज़ डन बाय यूजिंग द कॉम्प्लेक्स फीचर्स। ये वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका, पूरी तरह से रॉन्ग स्टेटमेंट। हम कॉम्प्लेक्स फीचर को हम यूज़ नहीं करते हैं। हम क्लासिफिकेशन जब भी करते हैं हम ईजिली आसानी से अवेलेबल, आसानी से ऑब्जर्व होने वाले जो कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं एंड उनको यूज़ करके हम कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर ग्रुपिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है आपका क्लासिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम अलग अलग कैटेगरीज हम बनाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। लाइक जैसे हमने जितने भी हमने डॉग के जितने भी स्पीसीज़ थे, डॉग में ऐसा नहीं होता कि सिंगल स्पीसीज़ आता है, डॉग में बहुत सारे स्पीसीज़ आते हैं। तो डॉग के जितने भी स्पीसीज़ थे उनको हमने डॉग की कैटेगरी में रख दिया, कैट के स्पीसीज़ को कैट में रख दिया, मैमल्स एक अलग ग्रुप है एनिमल्स का, वीट आपका एक प्लांट का ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो ये जो कैटेगरीज होते हैं, ये दी कैटेगरीज रिप्रेजेंट व्हाट, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द टैक्सा। इन कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं, टैक्सा। और अगर सिंगुलर अगर है तो फिर हम उसे टैक्सॉन हम कहते हैं। तो टैक्सा एक्चुअली क्या होता है, टैक्सा इंडिकेट द कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। टैक्सा एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है। अब वो कैटेगरीज अलग अलग लेवल्स पे हो सकती है। अलग अलग लेवल्स का मतलब कि किंगडम के लेवल पे हो सकती है, फाइलम के लेवल पे हो सकती है, क्लास के लेवल पे हो सकती है, स्पीसीज़ के लेवल पे हो सकते हैं। किंगडम के लेवल पर जैसे आपने प्लांट बोल दिया तो प्लांट एक टैक्सा हो गया। फाइलम के लेवल पर जैसे आपने फाइलम कॉर्डेटा कह दिया तो ये एक टैक्सा हो गया, टैक्सॉन हो गया। मतलब क्लास के लेवल पे आपने मैमेलिया बोल दिया, मैमल्स कह दिया तो ये एक टैक्सॉन हो गया। स्पीसीज़ के लेवल पे जैसे आपने मैंजीफेरा इंडिका कह दिया या वीट कह दिया आपने या मैंगो कह दिया तो ये सब आपके क्या होंगे, टैक्सा हो गए। ठीक है, तो टैक्सा एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट द कैटेगरीज एंड दैट कैन बी एट द डिफरेंट लेवल, इट कैन बी एट एनी लेवल्स। ओके, तो यही आपको आगे बताया गया है कि प्लांट एक टैक्सा होते हैं, वीट आपका एक टैक्सा है, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, दे ऑल आर द टैक्सा, दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द कैटेगरीज, दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप्स एट डिफरेंट लेवल। तो टैक्सॉन के अंदर आपको कोई यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। समझ गए यहाँ तक। सो नेक्स्ट आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स दे रिप्रेजेंट द टैक्सा एट सेम लेवल और डिफरेंट लेवल। ऑब्वियसली डिफरेंट लेवल कैसे, डॉग्स जो होते हैं आपके वो एक तरह से एक स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैमल्स आपके एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनिमल्स आपका एक किंगडम एनिमेलिया,
किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अलग अलग लेवल पे हो गए ना, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो ऐसे मतलब रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है आपको। अगर आप समझे रहोगे ना तो आपको चीज़ें एकदम आसानी से यहाँ पे क्लिक हो जाएंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है कि बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टैक्सा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स, वी डू द नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी में सिर्फ हम क्लासिफिकेशन को इंक्लूड हम नहीं करते हैं। टैक्सोनॉमी आपका क्या होता है? एक ब्रॉड आपका एक मतलब एक स्टडी का वो होता है, मतलब ब्रांच होता है बेसिकली, जिसमें वी स्टडी द कैरेक्टराइजेशन, वी स्टडी द आइडेंटिफिकेशन, वी स्टडी द क्लासिफिकेशन, वी स्टडी द नोमेनक्लेचर। तो दीज ऑल आर द प्रोसेसेस विच आर ग्रुप्ड अंडर द टैक्सोनॉमी। तो नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? ये टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या क्या ग्रुप कर, मतलब टैक्सोनॉमी में क्या क्या आएगा? तो कैरेक्टराइजेशन भी आएगा, आइडेंटिफिकेशन भी आएगा, क्लासिफिकेशन भी आएगा, नोमेनक्लेचर भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है सिस्टमेटिक्स के बारे में, कि द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, सॉरी देयर डाइवर्सिटीज, ऑल्सो द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम्स, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज सिस्टमेटिक्स। तो समझो सिस्टमेटिक्स क्या होता है कि सिस्टमेटिक्स में हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ये सब तो हम कर ही रहे हैं, साथ में हम वहाँ पे रिलेशनशिप को भी स्टडी कर रहे हैं अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मतलब कौन सा रिलेशनशिप? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे बोलते हैं ना कि जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं दे आर इवोल्यूशनरी रिलेटेड टू द मंकीज और चिंपैंजीज। ओके, तो ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है इसको भी स्टडी करना along with the identification, nomenclature and classification, this is referred as systematics, ठीक है। सिस्टमैटिक्स जो है आपका एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है और इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो सिस्टमैटिक्स में आपको ध्यान रखना है कि सिस्टमैटिक्स इज़ नॉट ओनली, एक बार स्टेटमेंट आया हुआ एग्जाम में आपका सेम यही स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टमैटिक्स इज़ नॉट ओनली confined to identification, nomenclature and classification, but it also include relationship among the different organisms। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। सिस्टमेटिक जो वर्ड जो है ना सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो किया था वो लिनियस ने किया था। लिनियस ने अपने बुक का, अपने पब्लिकेशन का टाइटल दिया था सिस्टेमा नेचुरी, तो वहीं से ये वर्ड लिया गया था सिस्टमेटिक्स। ओके, तो सिस्टमेटिक्स में यहाँ पर क्लियरली लिखा गया इट टेक्स इनटू अकाउंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये इंपॉर्टेंट आपका, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी यह कंसीडर करता है। तो यही एग्जाम में आपका स्टेटमेंट आया हुआ था, ठीक है। तो देखो अभी तक हम एक बार क्विकली देख लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी, रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट के बारे में हमने सिंपल 2 पॉइंट देखा, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, और ध्यान रखना है सेकंड क्या कि जो बायोलॉजिकल जो स्पीसीज़ है उसका जो डिफिनेशन है करंट वो किसने दिया था? दोनों मेयर हो गया, ठीक है। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फार। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल जो नोमेनक्लेचर जो होता है उसके बारे में हमने देखा। नोमेनक्लेचर के लिए सर्टेन रूल्स होते हैं, ओके। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को फॉलो करते हैं जो लीनियस ने दिया था, उसके सर्टेन रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, फिर हमने टैक्सा का कॉन्सेप्ट समझा कि टैक्सा एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन उसके बाद हमने सिस्टमैटिक्स का हमने कॉन्सेप्ट देखा कि जिसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो होता है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में हम देखें कि जो टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज़ होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में हम समझते हैं। देखो जो क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है ना, ये अभी देखो अभी जितने मैंने अभी लगातार जितने पॉइंट्स मैंने मतलब हाईलाइट किए ना, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। और ये एक्चुअली मैंने सिर्फ यही पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए ना एग्जाम में, बस आपके इन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट में से ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर से इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। सो जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए आप उन पॉइंट्स को अच्छे से समझो, सारे आपके क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे ईजिली। कोई भी आपका वहाँ पे मतलब लाइक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली इस चैप्टर से, तो उसमें आपको कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सो पहला आपका स्टेटमेंट है कि जो क्लासिफिकेशन जो होता है दिस इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इट इन्वॉल्व्स द हियरार्की ऑफ द स्टेप्स
in which each step represent a rank or category. Since the category, पहले हम एक बार स्टेटमेंट पूरा रीड कर लेते हैं, फिर एक बार हम समझ लेंगे, फिर वापस रीड करेंगे, देखना आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा. Since the category is the overall the taxonomic arrangement, it is called a taxonomic category, and all the categories together constitute the taxonomic hierarchy, and each category represent a rank, a unit of classification. In fact, they represent a rank and commonly referred as taxon. देखो समझते हैं, अगर मान लेते हैं कि जैसे हमें अब पोटैटो का क्लासिफिकेशन करना है, तो किंगडम, ठीक है, फिर उसके बाद उसका डिवीज़न होगा, फिर उसके बाद ऑर्डर होगा, फिर उसके बाद पहले क्लास होगा, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीसीज. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. तो किंगडम, प्लांटी, उसी तरह डिवीज़न, एंजियोस्पर्मी, ठीक है, उसी तरह क्लास होगा पोटैटो का, मेरे को मतलब ध्यान नहीं आ रहा, डाइकोटियम मोनोकोटियम से देख लेना, ठीक है. उसी तरह ऑर्डर होगा, उसका फैमिली होगा, फिर उसके फैमिली सोलेनेसी फैमिली होता है आई थिंक, ठीक है. उसी तरह उसका सर्टेन जीनस होगा, सर्टेन स्पीसीज होगा, मतलब हम जस्ट एग्जांपल से हम समझ रहे हैं, ठीक है. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जब हमने क्लासिफिकेशन हमने किया, तो ऐसा नहीं कि पोटैटो का सिर्फ एक स्टेप था, अलग अलग स्टेप्स है. स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न, किंगडम, समझे. तो क्लासिफिकेशन इज पहला स्टेटमेंट क्या था, इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. क्लियरली दिख रहा है कि ये तो मल्टीपल स्टेप्स में है, ठीक है. तो दिस इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. बट इट इन्वॉल्व्स द हियरार्की ऑफ द स्टेप. हियरार्की वर्ड इंपॉर्टेंट है. हियरार्की का मतलब होता है सिस्टमेटिक, ठीक है. तो इट इन्वॉल्व्स द हियरार्की ऑफ द स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला कि यहाँ पे हमने अलग अलग स्टेप्स हैं, और उनको स्टेप्स को हमने रैंडमली नहीं लिखा. जब भी आप कहीं भी क्लासिफिकेशन देखोगे ना, तो यही ऑर्डर फॉलो किया जाता है हर जगह पे. तो इट इन्वॉल्व्स द हियरार्की, मतलब एक सिस्टमेटिक एक स्टेप्स होते हैं, और हर एक स्टेप क्या होता है, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. हर एक स्टेप एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, एक क्लासिफिकेशन के यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, या इन द अदर वर्ड यू कैन से एक टैक्सा को रिप्रेजेंट करता है. तो अब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि हर एक स्टेप एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, एक स्टेप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक टैक्सोन को रिप्रेजेंट करता है. तो ये सारे एक दूसरे से एग्जैक्टली सेम वर्ड है, ठीक है. तो अब इन स्टेटमेंट को समझो. हाँ, उससे पहले एक और चीज़, ये जो आपके जो होते हैं ना, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं. क्लासिफिकेशन जो होता है, टैक्सोनॉमी जो होता है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं. किंगडम एक कैटेगरी है, डिवीज़न एक कैटेगरी है, क्लास एक कैटेगरी है, ऑर्डर एक कैटेगरी है, फैमिली, जीनस, स्पीसी, ये अलग कैटेगरीज होते हैं. और जब इन सबको मिला दे एक सिस्टमेटिक वे में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो आपका टैक्सोनॉमिक हेरार्की कहलाता है. तो हेरार्की एक्चुअली क्या होता है, इनका अरेंजमेंट हो गया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है. तो अब वापिस आप स्टेटमेंट को रीड करो. क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. ऑब्वियसली नाउ इट इज़ क्लियर कि एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, बट इट इन्वॉल्व्स द हेरार्की ऑफ द स्टेप. मल्टीपल स्टेप्स होते हैं सेक्वेंशियल मैनर में. हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रैंक को, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, एक टैक्सोन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो ये कैटेगरीज क्या कहलाती हैं, टैक्सोनोमिक कैटेगरी कहलाती हैं. क्यों, क्योंकि बिकॉज दीज कैटेगरीज आर द पार्ट ऑफ द टैक्सोनोमी ना, इस वजह से हम इन कैटेगरीज को टैक्सोनोमिक कैटेगरीज करते हैं. और दे ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, मतलब इन सभी कैटेगरीज को हम साथ में क्या बोलते हैं, साथ में हमने अभी बोला था ना कि जब इनको साथ में अरेंज कर दिया जाए तो वी कॉल इट एज टैक्सोनोमिक हेरार्की. तो वी कॉल इट एज टैक्सोनोमिक हेरार्की, ठीक है. एंड ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट व्हाट, अ यूनिट, अ रैंक, कॉमनली रेफर्ड एज टैक्सोन. तो क्लियर है ये पॉइंट, ये स्टेटमेंट आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको आप समझना था बस, ठीक है. इसके बाद ये आपके जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. अब हम डायरेक्ट आते हैं इंडिविजुअल कैटेगरीज़ पे कि उनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं. पहले हम स्पीसीज़ के बारे में हम देखेंगे. देखो स्पीसीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है, उससे पहले एक चीज़ ये आप एक बार ये देख लो
कि टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज जो होते हैं ना उनको हम अरेंज करते हैं तो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी आपका क्या होता है, स्पीसीज होता है, ये सबसे लोवेस्ट होता है। और सबसे हाईएस्ट क्या होता है, किंगडम, ये सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट अगर आप जाओगे ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, लो टू हाई जाते हैं, ऑब्वियस बात है हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, असेंड कर रहे हैं। ठीक है, और हाईएस्ट टू लोवेस्ट आते तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, यूजुअली ये माना जाता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का ऑर्डर। तो यहाँ तक क्लियर हो कैसे कैसे होता है, इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, एक निमोनिक से, KPC ऑफ GA, KPCOFGS, KPC ऑफ GS। K से क्या होता है, किंगडम, P से फाइलम, या फिर हम प्लांट्स के लिए डिवीज़न वर्ड भी हम यूज़ करते हैं फाइलम की जगह पे। ठीक है, C से क्लास, O से ऑर्डर, F से फैमिली, G से जीनस एंड S से स्पीसीज हो गया। तो ये सीक्वेंस हो गया आपका किंगडम टू स्पीसीज, और ये हो गया स्पीसीज टू किंगडम। तो KPC ऑफ GS से आप ये सीक्वेंस ध्यान रख सकते हो। ओके, सो स्पीसीज़ के बारे में अगर हम देखें तो स्पीसीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जब भी स्पीसीज़ आएगा ना तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, फंडामेंटल सिमिलैरिटी। फंडामेंटल का मतलब कि जो फंडामेंटल जो थिंग्स जो होती हैं, बेसिक जो थिंग्स होती हैं, अगर वह सिमिलर अगर है मीन्स दे बिलोंग टू कॉमन स्पीसीज़। ओके, तो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश द वन स्पीसीज फ्रॉम अदर बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी आप प्लांट देख लो, जैसे आपके पास मैंगो का ट्री है, तो जब आप मैंगो के ट्री को आप सबसे पहले देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, उसमें सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि उसमें लीव्स देखोगे, उसके ब्रांचेस देखोगे, आप फ्लावर्स देखोगे, फ्रूट्स देखोगे, स्टेम देखोगे। तो ये आपके ये जो चीज़ें जो बाहर से आपको दिखाई देती है ना, ये एक्चुअली मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कहलाता है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कहलाते हैं। और यही एक्चुअली किसी भी प्लांट का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बाहर से हम देखते फर्स्ट हमें लुक पे जो दिखाई दे रहा है ना, वह उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी अगर सेम होगा ना, मतलब कि बाहर से जो दिखाई दे रहा मतलब मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स जो हैं अगर वो सेम होते हैं ना, तो हम उनको एक कॉमन स्पीसीज़ में हम डालते हैं, और इन्हीं मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस पे हम एक स्पीसीज़ को दूसरे स्पीसीज़ से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये पॉइंट होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। इसको हम सिंपल वर्ड में समझते हैं। एक जीनस के अंदर, ये एक जीनस है, इसके अंदर एक स्पीसीज़ भी हो सकती हैं या फिर एक से ज़्यादा मल्टीपल स्पीसीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, कैसे, जैसे आपके पास अगर हम कोई एक जीनस ले लें, जैसे हम सोलेनम लेते हैं, तो सोलेनम के अंदर सोलेनम ट्यूबरोसम भी आता है, सोलेनम मेलोंजेना भी आता है। ठीक है, तो एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज आ रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है एक जीनस में एक सिंगल स्पीसीज़ भी आ जाती है, मतलब कि एक से ज़्यादा, जैसे आपने अभी कोई एक नया ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया, बिल्कुल नया ऑर्गेनिज्म है, वैसा ऑर्गेनिज्म अभी तक हमें इस अर्थ पर देखने को नहीं मिला था। तो जब आप उसका नेमिंग करोगे, नोमेनक्लेचर आप करोगे, जब उसका क्लासिफिकेशन करोगे, तो आप उसको एक यूनिक जीनस प्रोवाइड करोगे, एक यूनिक स्पीसीज़ प्रोवाइड करोगे। चूँकि अभी तक ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, दैट मीन्स उस जीनस में बस एक वही सिंगल स्पीसीज़ होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो इस वजह से यहाँ पे बोला गया कि एक जीनस के अंदर, ईच जीनस मे हैव, मे बोला गया वर्ड, ध्यान रखना, मे हैव वन, एक भी हो सकते हैं, या फिर मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब स्पीसीज़ हुआ बेसिकली, तो एक से ज़्यादा स्पीसीज़ भी हो सकते हैं या एक स्पीसीज़ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे रिप्रेजेंट द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक से ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो होता है, सोलेनम मेलोंजेना ब्रिंजल होता है, तो दे विल रिप्रेजेंट द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बट उन ऑर्गेनिज्म में चूँकि सिमिलैरिटी है, तभी तो हम उनको एक कॉमन जीनस में रख रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपका ध्यान रखना है कि ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे अगर एक से ज़्यादा होंगे, बट उनमें कोई सिमिलैरिटीज थी, दैट्स वाई दे आर पुट इन द
कॉमन जीनस, ठीक है। अगर ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स में होमो सैपियंस होता है ना साइंटिफिक नेम, सैपियंस स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है और उनका जीनस क्या होता है, होमो होता है, ठीक है। स्पीसीज़ के बाद जो नेक्स्ट है आपका वो जीनस है। तो जीनस सिंपली रिलेटेड जो स्पीसीज़ होंगे, देखो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, KPCOF GS, KPC ऑफ GS। रिलेटेड स्पीसीज़ को हम किस में पुट करेंगे, जीनस में। रिलेटेड जीनस को किस में पुट करेंगे, फैमिली में। रिलेटेड फैमिली को किस में पुट करेंगे, ऑर्डर में। रिलेटेड ऑर्डर को किस में पुट करेंगे, क्लास में। मतलब लोअर वाले को हायर में पुट करना होता है, ये ऊपर वाले जाते हैं हायर होता है ना। रिलेटेड क्लास को फाइलम में, रिलेटेड फाइलम को किंगडम में। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो जीनस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द अदर स्पीसीज। मतलब कि रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप होता है जीनस, ओके। तो जीनस में कौन होते हैं, क्लोजली जो रिलेटेड स्पीसीज होते हैं, मतलब जो मोर कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उनके बीच में, उनको हम जीनस में रखेंगे। तो रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप जीनस हो गया, सिंपल वर्ड में। अभी हमने देखा था जैसे पोटैटो एंड ब्रिंजल की अगर हम बात करें, पोटैटो क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल सोलेनम मेलोंजेना। दोनों क्या होते हैं, जो स्पीसीज़ जो है ना वह कॉमन कैरेक्टर्स उनमें ज़्यादा होते हैं, सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होती हैं और इस वजह से दोनों का जीनस सेम होता है। वो क्या होता है, सोलेनम। नाम में जो पहला जो लेटर होता है, सॉरी पहला जो वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो पोटैटो में सोलेनम ट्यूबरोसम और इसमें सोलम मेलोंजेना, तो दोनों का जीनस कॉमन हो गया। उसी तरह लायन के लिए पैंथरा लियो होता है, लियोपार्ड का पैंथरा पार्डस होता है और टाइगर का पैंथरा टिग्रिस होता है। तीनों का देखो पैंथरा पैंथरा पैंथरा, तीनों का जीनस सेम है। तो जीनस सेम है, दैट मीन्स ऑल थ्री आर्स द व्हाट, रिलेटेड स्पीसीज, तभी तो इनको एक कॉमन जीनस में रखा गया है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, रिलेटेड स्पीसीज को हम कॉमन जीनस में रखेंगे। फिर आता फैमिली, तो रिलेटेड जो जीनस होंगे उनको हम कॉमन फैमिली में रखेंगे। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जेनरा एक्चुअली जीनस का जो प्लूरल जो फॉर्म होता है वो जेनरा होता है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा ऑब्वियसली फैमिली में जाएगा। देख लो आप यहाँ पे ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा किस में जाएगा, फैमिली के अंदर, ओके। और फैमिली में जो हम बेसिस हम यूज़ करते हैं, व्हाट, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने बोला था कि स्पीसीज़ में क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, वैसे ही फैमिली के अंदर ध्यान रखना आपको, F फॉर फैमिली, F फॉर फ्लावरिंग फीचर्स। फ्लावरिंग के साथ साथ वेजिटेटिव को भी हम इंक्लूड करते हैं। फ्लावरिंग का मतलब रिप्रोडक्टिव फीचर्स हो गया, तो वेजिटेटिव प्लस रिप्रोडक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आया था एक बार स्टेटमेंट कि ओनली द रिप्रोडक्टिव फीचर्स, नो, फैमिली इज़ नॉट बेस्ड ओनली ऑन रिप्रोडक्टिव बट ऑल्सो ऑन वेजिटेटिव। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि दोनों फीचर्स होने चाहिए फैमिली के केस में, ओके। तो जो रिलेटेड आपके जीनस होंगे वो फैमिली में आ जाते हैं। जैसे सोलेनम आपका एक जीनस है, पिट्यूनिया, धतूरा, ये सब रिलेटेड जीनस होते हैं। तो ये सब मिलके सोलेनेसी फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह अगर हम पैंथरा की बात करें तो पैंथरा जो होता है और जो फेलिस जो होता है, ये रिलेटेड जीनस होते हैं और ये मिलकर फेलिडाई फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर जो रिलेटेड फैमिली होगा उससे मिलकर ऑर्डर बनेगा, तो ऑर्डर रिलेटेड फैमिली। तो ऑर्डर में आप खुद बताओ जो, अच्छा हम एक चीज़ और चीज़ आगे हम जाकर देखेंगे, अभी उसको पहले दें। तो रिलेटेड जो फैमिली होगी वो आपकी ऑर्डर में आएंगी, ठीक है। तो रिलेटेड फैमिली में जैसे सोलेनेसी फैमिली, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली मिलकर ऑर्डर पोलिमोनियल्स बनाते हैं। उसी तरह मतलब कि फेलिडाई फैमिली, कैनिडाई फैमिली मिलकर ऑर्डर कार्निवोरा बनाते हैं, ओके। उसी तरह रिलेटेड ऑर्डर मिलकर आपका क्लास बनाएंगे, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर कार्निवोरा, ये सब किस में, क्लास मैमेलिया में आते हैं। तो रिलेटेड क्लास हो गया। तो ऑर्डर प्राइमेटा के ऑर्गेनिज्म आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स और इसमें ह्यूमंस भी आते हैं। तो ये याद रखना, इसमें ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करते हैं ऑर्डर प्राइमेटा में, ओके। फिर जो रिलेटेड क्लास होंगे उनसे मिलकर फाइलम बनेगा और रिलेटेड फाइलम से मिलकर एनिमल का, सॉरी किंगडम का फॉर्मेशन होगा। तो ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट जो है ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे जो है ना आप निकाल सकते हो कि कौन किस में ग्रुप होगा, ओके। और कुछ फीचर्स आपको जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि स्पीसीज़ के केस में मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसमें लाइक फैमिली के अंदर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके, ठीक है।
हाँ, अब उसके बाद जो पॉइंट जो मैं उस टाइम पे बताना चाह रहा था वो आपको यहाँ पे मेंशन है एक्चुअली, इस वजह से मैंने उसमें बताया नहीं। देखो जितने भी एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मतलब कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ हायर जाते हैं, देखो ये हमने अभी बोला था लोएस्ट कैटेगरी होती है और किंगडम हाईएस्ट होता है आपका। तो जैसे जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे, लो टू हाई जाओगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं ना वो कम होते चले जाते हैं। इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो कि लाइक अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो तो वहाँ के लोगों के बीच में आपके जो है ना ज़्यादा वहाँ पे मेल मिलाप होगा। इस डिस्ट्रिक्ट के बाद आप स्टेट में जाते हो थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक आप किसी कंट्री में किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हो तो और मतलब मेल मिलाप और ज़्यादा कम हो जाएगा। आप दूसरे कंट्री में ही चले जाते हो तो बहुत ही कम मेल मिलाप होगा। ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा आप जान पहचान नहीं होंगी लोगों से। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आता है। जितना आप लोअर निश में रहते हो, जितना लोअर मतलब कैटेगरी में रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे वहाँ पे, उनके साथ जान पहचान होगी, मतलब कि कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते जाओगे, जितने आप बड़े एरिया में जाते जाओगे, उतना ही आपको कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कम होते चले जाएंगे, मतलब कि जो सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं वो कम होती चली जाएंगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप ध्यान रख सकते हो। ओके, सो एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, हम लोअर से स्पीसीज से किंगडम जा रहे हैं, पॉइंट फोकस करना, मतलब लोअर टू हायर जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, हायर जाएगा, जितने ज़्यादा आप जाओगे उतनी ज़्यादा मेल मिलाप कम होगा ना, मतलब कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कम होंगे ना, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब आपको ये स्टेटमेंट रटना नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। एग्ज़ाम में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा एज वी गो फ्रॉम, हायर नहीं लिख रहा है, एज वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेगा या कम होगा, खुद बताओ आप। किंगडम से आप लोअर कोई भी दे दे, किंगडम टू ऑर्डर दे दे, किंगडम टू फैमिली दे दे, हमें तो बस KPC ऑफ GS ये ऑर्डर ध्यान रखना है। किंगडम टू स्पीसीज अगर आप चाहते हो, हायर से लोअर में जाते हो, दूसरे कंट्री से आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हो, तो सिमिलैरिटीज़ बढ़ेंगी ना, तो वहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस वजह से जो है ना आपको कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना है, उससे जो है ना आपका कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, सो वी कैन से कि लोअर द टैक्सा, मतलब जितने ज़्यादा आप लोअर रहोगे कैरेक्टरिस्टिक्स मोर होंगे, मतलब ज़्यादा फीचर्स कॉमन होंगे ना। ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर, एज कम्पेयर टू द हायर, और जितना ज़्यादा हायर कैटेगरी होगा तो उतना ही जो कैरेक्टरिस्टिक जो होगा उतना ही कम होगा, फीचर्स जो होंगे कॉमन उतना ही कम होंगे, और जितना कम होगा फाइंड करने में जो डिफ़िकल्टी आएगी वो ज़्यादा आएगी ना। डिस्ट्रिक्ट में खोजना है आपको और किसी दूसरे कंट्री में खोजना है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी कहाँ पे आएगी, दूसरे कंट्री में, मतलब वहाँ पे तो कोई जान पहचान भी नहीं है। तो इसका मतलब बिगर कैटेगरीज़ के अंदर, हायर कैटेगरीज़ में डिफ़िकल्टी जो होती है डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप या डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनिज्म, वो क्या होती है, मोर होती है, ग्रेटर डिफ़िकल्टी होती है। ओके, तो इस वजह से प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। कहाँ से कहाँ तक मूव करेंगे, जब हम हायर कैटेगरीज़ की तरफ जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। हायर कैटेगरीज़ में जहाँ जाते हैं कॉमन कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं, लोअर रहेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहोगे कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे, लो टू हाई जाओगे कम होते चले जाएंगे, हाई टू लो आओगे बढ़ता चला जाएगा। डिफ़िकल्टी ज़्यादा कहाँ पे आएगी, जब आप लो टू हाई जाओगे। कॉम्प्लेक्सिटी कब बढ़ेगी, जब लो टू हाई जाओगे। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इससे कोई भी स्टेटमेंट मॉडिफाई होगा बिल्कुल आप वहाँ पे करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो सही है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया गया, एक्चुअली एग्ज़ाम में आया भी हुआ है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। तो एक बार हम ये चार्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम डिवीज़न प्रोवाइड किया गया। पहला जो है वो ह्यूमन बींग्स का है, मतलब मैन का है। तो मैन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस होता है। ठीक है, देन उसके बाद तो यहाँ पे जीनस क्या हो जाएगा, पहला वाला सैपियंस, और सैपियंस क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा। फैमिली जो होती है वो होमिनिडियाई फैमिली होती है। ठीक है, ऑर्डर प्राइमेटा, अभी हमने बोला था कि ह्यूमन बींग्स को ऑर्डर प्राइमेटा में रखते हैं, और क्लास मैमेलिया में रखते हैं ना, मैमल्स में आते हैं ह्यूमन। फाइलम कॉर्डेटा, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। उसी तरह हाउस फ्लाई के लिए मस्का डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम होता है, तो मस्का यहाँ पे जीनस हो गया। मस्केडाई फैमिली, देखो नाम फैमिली का आराम से बना सकते हो, होमो से होमिनिडियाई,
और मस्कस है मस्कीडाई फैमिली, ठीक है। तो ये आपका, और ऑर्डर यहाँ पे डिप्टेरा हो जाता है, क्लास इंसेक्टा होता है और फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। उसी तरह मैंगो के लिए मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी। तो इसमें आप फैमिली में एक चीज़ ध्यान रखना कि फैमिली में जो हम सफिक्स मतलब लास्ट में हम जो नेम में हम लगाते हैं ना, ए ई होता है, या तो ए ई लगाते हैं या फिर हम ए सी लगाते हैं। प्लांट के केस में हम ए सी लगाते हैं, एनिमल के केस में हम ए ई लगाते हैं, ठीक है। एनिमल्स को एसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एनिमल्स मूव कर सकते हैं, गर्मी लगेगी वो आसानी से दूसरे जगह चले जाएंगे, ऐसे याद रख सकते हो कि आसानी से दूसरे चले जाए। लेकिन प्लांट मूव नहीं कर सकते ना, तो गर्मी बढ़ेगी तो एसी तो चाहिए उनको ठंडे देने के लिए। तो इस वजह से प्लांट में एसी लगाना है फैमिली में, ठीक है। मतलब कि फैमिली को अगर खुश रखना है तो एसी तो लगाना पड़ेगा, ऐसे याद रख सकते हो। तो प्लांट के केस में एसी हो गया, यहाँ पर भी एसी हो जाएगा, यहाँ पर भी एसी हो जाएगा। तो इससे आप पहचान सकते हो कि ये फैमिली है। और सिर्फ ए ही आया है, इसका मतलब वो एनिमल की फैमिली है, उनको एसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो तो ये हो गया। ऑर्डर में एल्स होता है, प्लांट के केस में ऑर्डर में हम एल्स यहाँ पे लगा रहे हैं। एक्चुअली अदर मतलब बहुत अदर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल दिए गए ना, यही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस वजह से मैं याद करा रहा हूँ एक तरह से। द सैपिंडेल्स, डाइकोट और ये एंजियोस्पर्म। वीट के केस में इसमें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि वीट जो होता है आपका वो मोनोकॉट होता है और मैंगो डाइकोट होता है। तो ये यहाँ पे स्विच करके क्वेश्चन में ना आपको गलत कराने की कोशिश की जाएगी। फाइलम द एंजियोस्पर्म में दोनों का कॉमन है, ठीक है। और बाकी एसी तो लगना ही है फैमिली में, तो वीट के केस में पोएसी हो जाता है और मैंगो के केस में एनाकार्डियेसी। आप एक बार इसको क्या करना है ना कि इस चार्ट को एक चार्ट पेपर पे लिख के जो है ना इसको पेस्ट कर देना है। ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है ना हाउस फ्लाई का पूछा गया है, एक बार वीट का पूछा गया है। तो मैच द फॉलोइंग के केस में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के जो है ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा इस तरह आप ट्रिकी मैनर में इसको याद रख सकते हो, ठीक है। सो ये ओवरऑल हमारा मतलब कि चैप्टर था। तो अगर हम समराइज़ करें तो हमने चैप्टर्स में क्या क्या देखे हैं, तो साइंटिस्ट के बारे में हमने देखा, फिर उसमें हमने नोमेनक्लेचर सिस्टम देखा, ठीक है। नोमेनक्लेचर सिस्टम के बाद नेक्स्ट की सिस्टमेटिक्स क्या होती है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, फिर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, इंडिविजुअल टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में हमने देखा। देन उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन हम कैसे कर रहे हैं वो देखा हमने। समरी में इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने एक बार रीड कर रखा है, ठीक है। इसमें रीड किया था, इसमें ऐसा कुछ खास इसमें नहीं दिया हुआ है। एक दो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। गिवन बिलो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। तो करेक्टली रिटन नेम में सबसे पहले बात की प्रिंटेड है। प्रिंटेड है इसका मतलब कि इटैलिक्स में होना चाहिए, पहला वाला कैपिटल, दूसरा वाला स्मॉल, ठीक है। तो और ये तो देखते हैं, देखो मैंजीफेरा इंडिका पहला वाले में लिखा हुआ है, तो इसमें अगर आप देखो तो इसका ये पहला कैपिटल में, इस वजह से गलत है। इसमें ये पहला कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए और जीनस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। इस वजह से आपका ये करेक्ट है, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, के पी सी ऑफ जी एस होता है ना, के पी सी ओ एफ जी एस, के पी सी ऑफ जी एस ऐसा होता है ना, ठीक है। तो इसमें पहले स्पीसीज़ आता है, ठीक है, ठीक है। फिर ऑर्डर, अगर हम यहाँ पे देखें पहले स्पीसीज़ आ रहा है, स्पीसीज़ ठीक है, ऑर्डर उसके बाद आ रहा है, ऑर्डर ठीक है, उसके बाद फाइलम उसके बाद ठीक है, किंगडम उसके बाद ठीक है। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड वाला चेक करते हैं, पहले जीनस फिर स्पीसीज, पहले जीनस फिर स्पीसीज, ये तो गलत हो गया, पहले स्पीसीज आती है फिर जीनस आता है। इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब भी आप के पी सी ऑफ जी एस लिखोगे, के आपका सबसे ऊपर होगा, मतलब स्पीसीज टू के की तरफ एरो बनाना है। लोअर से हाइयर की तरफ हमेशा सीढ़ी चढ़ते हैं ना, लो टू हाई जाते हैं, तो स्पीसीज सबसे छोटा होता है, ऐसे एरो बनाना है और इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो जीनस के बाद स्पीसीज नहीं आना चाहिए, तो इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें स्पीसीज पहले ठीक है, जीनस फिर आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद फाइलम आ रहा है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका इसमें ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका जो पहला जो चैप्टर था
वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मैंने इसमें जितने भी देखो मैंने जितने भी इसमें पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं ना, सिर्फ आपके इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाहर के इसमें एक भी पॉइंट आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, गारंटीड। एक भी क्वेश्चन इससे अलावा नहीं पूछा जाएगा। जो भी पॉइंट्स है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिए। इन केस आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक। आई होप आपको मतलब अच्छा लगा हो ये वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और मैं ये बोलूँगा आपको कि एग्ज़ाम से अभी आपके लाइक अभी जैसे मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी आपके एग्ज़ाम में 3 to 4 मंथ्स हैं। और ऐसे भी जो कोई भी कभी भी वीडियो देखे तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एग्ज़ाम से कम 3-4 महीने पहले से ही आप इन वीडियोज़ को देखना स्टार्ट कर दो, सो दैट आपकी एनसीईआरटी रीड करना अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है बायो के अंदर। देखो करेंटली अभी जो है ना, ये जो ट्रेंड बना हुआ था कि अभी तक कि बायो के अंदर डायरेक्ट क्या होते थे कि क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाते थे, बट अब ऐसा नहीं रहा है। क्वेश्चंस को है ना, आप इस बार देखा होगा आपने, इस बार का पेपर काफ़ी मॉडिफाई किया गया था। एनसीईआरटी बेस्ड थे, डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं थे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो इस वजह से है ना, एनसीईआरटी की जो आपके स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको समझना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप समझे रहोगे तभी आप उसको आप खुद से अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर थिंकिंग आप खुद से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो उससे आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। ओके, तो इस वजह से आप इन वीडियोस को थोड़े पहले से ही देखना स्टार्ट कर दो, समझो एनसीईआरटी में उन चीज़ों को हाईलाइट करो, उसको रीड करो, बार बार रीड करोगे, एक बार में याद नहीं होता है, बार बार उसको रीड करो, समझो, धीरे धीरे आपको एकदम अच्छे से बायो के अंदर स्कोर बढ़िया आ जाएगा अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस करते हो। ओके, आई होप आप लोग को अच्छा लगा वीडियो। थैंक यू।